हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम जैसा कि आप जान रहे हैं मार्क्स का पहला पार्ट देख चुके हैं। तो आज हम मार्क्स की वैचारिक एवं अलगाव की अवधारणा के बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। मार्क्स का वर्ग सिद्धांत वैचारिक एवं अलगाव की अवधारणाओं से गहराई से जुड़ा है। वैचारिकी का प्रत्यक्ष संबंध समाज अथवा संस्कृति से है। मार्क्स की मान्यता थी कि समाज की अधिसंरचना समाज में प्रचलित साहित्य, कला, नियम, कानून, राजनीति और इसके समेकित स्वरूप में संस्कृति सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान एवं प्रभावी आर्थिक संबंधों की सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो मार्क्स मानते हैं कि अधिसंरचना के अंतर्गत उन्होंने साहित्य, कला, नियम, कानून, संस्कृति आदि को रखा है। तो उन्होंने कहा कि इसका निर्धारण आर्थिक संबंधों के द्वारा ही होता है। तो मार्क्स मानते हैं कि अधिसंरचना का निर्धारण अधोसंरचना से होता है। आगे कहते हैं, एक पूंजीवादी व्यवस्था में अलगाव एक ऐसी स्थिति का परिचायक है जिसमें श्रमिक अपने श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं या प्रयों के संदर्भ में स्वयं को उत्पादन प्रणाली से विलगित महसूस करने लगता है अथवा संपूर्ण व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य के प्रति उसमें अलगाव के भाव पनपने लगते हैं। मार्क्स कहते हैं, अलगाव की अवधारणा संबंधित है जब लेबर या अर्थात श्रमिक अपने उत्पादन और प्रयोग से अलगावित महसूस करता है, परिवार से अलगावित महसूस करने लगता है, तो उसे मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा के रूप में प्रतिपादित बताया है कि अलगाव होता है जो कि वैचारिक रूप से महसूस करने पर आता है उसके अंदर। मार्क्स के अनुसार विशेषकर पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत बहुधा या विश्वास प्रणाली भ्रांतियों, मिथ्या तथा वर्गीय स्वार्थों के संरक्षक में उद्देश्य से निर्मित एवं प्रचारित की गई की मान्यताओं में गहरे प्रभाव में रहती है। इस स्थिति में शासित एवं शोषित वर्ग के बीच छद्म वैधता प्रदान होती है। मार्क्स कहते हैं, विशेष करके यह पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में ऐसा विश्वास देखने होता है जिसमें मिथ्या चेतना अर्थात मिथ्या भ्रांति, वर्गीय स्वार्थ के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रचारित की गई मान्यताओं के आधार पर अलगाव होता है। मार्क्स के अनुसार धर्म मिथ्या चेतना पर आधारित एक ऐसी विश्वास प्रणाली है और वैचारिकी है। धर्म विश्वास तथा इस विश्वास के कारण लोगों का शताब्दियों से होते रहे शोषण में धर्म की भूमिका के कारण उन्होंने धर्म को अफीम की संज्ञा दी है। मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक मिथ्या चेतना है। धर्म ने ऐसी विचारधाराएं फैलाई हैं कि जो पूंजीवादी हैं हम उनके शोषण अर्थात हम उनके श्रमिक के रूप में ही जन्म लिए हैं और श्रमिक के रूप में ही मरेंगे। तो ऐसा अर्थात उन्होंने धर्म के अंतर्गत स्वामी के अनुसार कार्य करने की बात कही है। उन्होंने कहा, धर्म हर समय से ही समाज में व्याप्त एक शोषित वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग का शोषण करता आ रहा है, इसलिए उन्होंने धर्म को अफीम तक की संज्ञा दी है। मार्क्स स्पष्ट करते हुए कहा कि यह एक ऐसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशा का परिचायक है। किसको? धर्म को उन्होंने ऐसी सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशा का परिचायक माना है जिसके में व्यक्ति उत्पादन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग होने के बावजूद संपूर्ण उत्पादन प्रणाली तथा के साथ साथ अपने सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों को यहाँ तक कि स्वयं से भी अलग कटा हुआ होता है। यह विलगित एवं महसूस करने लगता है कि मार्क्स कहते हैं, अलगाव सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशा अर्थात धर्म के अंतर्गत ऐसी मनोवैज्ञानिक दशा बन जाती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को उत्पादन प्रणाली से, श्रम से वैसा महसूस करने लगता है कि वह इसी के लिए मरा है, पैदा हुआ है कि वह करेगा, अपना काम करेगा, काम करके अपनी जीवन यापन करता रहेगा। यह उसका कार्य बन जाता है जिससे वह संपूर्ण उत्पादन प्रणाली और सामाजिक जीवन से अलगाव महसूस करने लगता है। उसे सिर्फ काम की धुन सवार होती है कि वो काम करेगा तभी उसका खर्च चलेगा, जिससे वह सामाजिक जीवन से कट जाता है और अलगावित महसूस करने लगता है। वह एक तरह से मशीनी रूप में कार्य करने लगता है। उनकी यह अनुभूति सामाजिक, आर्थिक, राजनीति व सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण व्यवस्था के प्रति उनमें मानसिक अलगाव के कारण होता है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के अलगाव के 4 महत्वपूर्ण संस्करणों को चिन्हित किया है। वे हैं, पहला, उत्पादन प्रक्रिया तथा प्रणाली से व्यक्ति अर्थात श्रमिक का अलगाव। दूसरा, उन्होंने कहा प्रकृति एवं पर्यावरण से अलगाव।
सहकर्मियों से अलगाव, संस्कृति, कला एवं साहित्य इत्यादि से अलगाव। तो अलगाव को 4 प्रकारों से कार्ल मार्क्स ने विभाजित किया है। पहला उत्पादन प्रणालियों से, दूसरा प्रकृति एवं पर्यावरण से, तीसरा सहकर्मियों से और चौथा संस्कृति एवं कला साहित्य आदि से अलगाव अर्थात सामाजिक तौर पे अलगावित होना। तो अलगाव की अवधारणा की आलोचना करते हुए प्रमुख समाजशास्त्रियों ने ये बात कही है कि अलगाव मार्क्स की मान्यता के अनुसार केवल पूंजीवादी व्यवस्था से ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था में, वर्गीय व्यवस्था, सामंती समाजों और भारतीय जाति व्यवस्था में भी प्रारंभ से ही विद्यमान है। जहाँ मार्क्स की मान्यता है कि पूंजीवादी व्यवस्था से ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था में, वर्गीय व्यवस्था में, मार्क्स मानते हैं केवल पूंजीवादी व्यवस्था में अलगाव पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सामाजिक व्यवस्था में के वर्गीय व्यवस्था, सामंती समाजों एवं भारतीय जाति व्यवस्था आदि में भी अलगाव की धारणा देखी जाती है। हर्बर्ट मार्क्यूज के अनुसार औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था में अलगाव का कारण आर्थिक कम, प्रौद्योगिकी प्रभुत्व अधिक है। हर्बर्ट मार्क्यूज कहते हैं कि औद्योगिक व्यवस्था में अलगाव का कारण आर्थिक केवल पूंजी नहीं है बल्कि मशीनीकृत प्रभुत्व अधिक होने के कारण ही व्यक्ति को कार्य नहीं मिलता है, जिसके कारण वह अलगावित महसूस करता है। यह मार्क्यूज का मानना है। मार्क्स को सामाजिक निराशा एवं पूंजीवादी शोषण का एक अमानवीय परिणाम मानते हैं। मार्क्स अलगाव को सामाजिक निराशा एवं पूंजीवादी शोषण का एक अमानवीय परिणाम मानते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जब अलगाव उस शोषण अर्थात पूंजीवादी शोषण का यह वह भाग है जिसमें व्यक्ति अपनी अमानवीय स्थिति के कारण यह अलगावित होता है। वहीं वेबर इससे सामाजिक विशेषता के रूप में देखते हैं जो वस्तुतः शोषण की अपेक्षा समाज में बढ़ी हुई तार्किकता का परिणाम होता है। अगली उनकी अवधारणा है वर्ग चेतना। वर्ग चेतना की अवधारणा की व्याख्या करते हुए मार्क्स कहते हैं, वर्ग चेतना किसी वर्ग विशेष के सदस्यों के बीच पारस्परिक रूप से ऐसे भावनात्मक या संवेगात्मक अंतर संबंधों को प्रदर्शित करती है जो कि सामान्य वर्गीय हितों, पोषण एवं संरक्षण को समर्पित है। मार्क्स कहते हैं वर्ग चेतना उन सदस्यों के बीच अपने समूह या अपने वर्ग के लिए ऐसी चेतना है जो कि अपने वर्ग और समूह के हित के बारे में सोचता है। समाज के कतिपय वर्गों के वर्ग चेतना का स्तर जितना ही उच्च होगा, वर्ग संगठनिक रूप से उतने ही संगठित होंगे तथा वर्गीय हितों की पूर्ति के संदर्भ में उतने ही समर्पित एवं सक्रिय होंगे। मार्क्स कहते हैं कि समाज में वर्गों की चेतना जितनी अधिक ऊपर उच्च होगा उतना ही संगठित होगा और वर्ग के हित में उतना ही ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में मार्क्स और एंजल ने लिखा है कि एक वर्ग जब संगठित हो जाता है तथा उसमें पारस्परिकता आ जाती है तब यह स्वयं में वर्ग बन जाता है। इसी क्रम में आगे चलकर जब वह वर्ग के सभी सदस्यों अथवा वर्गीय हितों के लिए संगठित हो जाते हैं तब यह स्वयं के लिए वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे एक तथ्य ध्यान रखने लायक है कि जब एक वर्ग जब संगठित हो जाता है तथा उसमें पारस्परिकता आ जाती है अर्थात जागरूकता आ जाती है तो वह स्वयं के लिए वर्ग बनता है। लेकिन जब वह आगे चलकर समाज के अर्थात अपने समूह या वर्ग के सभी सदस्यों अथवा वर्गीय हितों के बारे में सोचने लगता है और सोचने के लिए संगठित हो जाता है तब वह स्वयं के लिए वर्ग हो जाता है। तो वर्ग चेतना को व्याख्यात करते हुए समाज में मार्क्स कहते हैं कि जब व्यक्ति वर्ग चेतना तभी आएगी जबकि वर्ग के सभी सदस्यों के अर्थात वर्ग के हित के बारे में सोचना, अपने व्यक्तिगत हित को छोड़कर वर्ग के हित में सोचना ही वर्ग चेतना कहलाएगा। वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल्स या यहाँ कह सकते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या के क्रम में उन्होंने यह बल देकर कहा है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स कहते हैं अब तक के सभी ज्ञात समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। प्रत्येक समाजों में दो वर्ग पाए जाते हैं जिनमें एक शोषित एवं दूसरा शोषण करने वाला वर्ग होता है। शासक एवं शोषित वर्ग पाए जाते हैं जो अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। उनके अनुसार समाज में चारित्रिक विशेषताएं समाज में वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया द्वारा निर्धारित होती हैं। मार्क्स कहते हैं कि समाज के चारित्रिक विशेषताएं समाज के वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा इसलिए होता है कि समाज में संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर निर्मित संपत्ति धारक एवं वंचित वर्गों के हितों में अंतर एवं विरोध होता है। मार्क्स कहते हैं एक ऐसा वर्ग है जिससे संपत्ति एवं संसाधनों पर स्वामित्व होता है, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी दूसरा वर्ग ऐसा है कि जिससे न तो संपत्ति है
ना ही उसके पास सत्ता है। तो इससे दोनों के विचारों में विरोध होता है और यही वर्ग अपने अपने वर्गों के हितों के बारे में सोचते हैं, जिससे वर्ग संघर्ष आ जाता है। प्रत्येक वर्ग अपने अपने हितों के पूर्ति के लिए अपने वर्ग के हित को एक साथ सामान्य रूप से प्रयास करने को प्रेरित करता है, जिससे वर्ग संघर्ष का आरंभ होता है। मार्क्स के अनुसार परिवर्तन सामाजिक क्रांति के रूप में ही होता है, जो कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के आमूलचूल तीव्र परिवर्तनों की वाहक बनती है। अगली उन्होंने अवधारणा दी, एंड ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की समाप्ति। उन्होंने बताया कि पूंजीवाद समाप्त कैसे होगा। तो पूंजीवाद संपूर्ण प्रक्रिया में अतिरिक्त मूल्य पर आधारित सर्वहारा के शोषण के कारण बुर्जुआ और सर्वहारा वर्गों के क्रमशः ध्रुवीकरण से हो जाता है। ये दोनों अपने अपने ध्रुवीकरण हेतु वर्गीय हितों एवं वर्ग चेतना के तत्वों का सहारा लेते हैं। तो मार्क्स कहते हैं पूंजीवाद की संपूर्ण प्रक्रिया में अतिरिक्त मूल्य बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। अतिरिक्त मूल्य पर आधारित सर्वहारा के शोषण के कारण अर्थात उन्होंने कहा अतिरिक्त मूल्य से सर्वहारा वर्गों का शोषण बुर्जुआओं द्वारा किया जाता है और दोनों अपने अपने ध्रुवीकरण अर्थात अपने हितों और वर्ग चेतना को तत्वों को सहारा लेकर वर्ग संघर्ष करते हैं, जिससे समाज में परिवर्तन आएगा। मार्क्स कहते हैं कि समाज में परिवर्तन अर्थात पूंजीवाद समाप्त के लिए सर्वहारा वर्ग के बीच वर्ग चेतना आएगी, जिससे वह अपने हितों के लिए पूंजीपतियों अर्थात बुर्जुआओं से वर्ग संघर्ष करेंगे, जिसके उपरांत सर्वहारा वर्गों का उत्पादन की प्रणालियों अर्थात उत्पादन के संसाधनों पर प्रभुत्व होगा। जहां पर समता का अधिकार होगा वहां पर सभी सर्वहाराओं का समान रूप से अधिकार होगा, जिससे पूंजीवाद की समाप्ति होगी और समाजवाद आएगा। यह मार्क्स का मानना था। मार्क्स के अनुसार इनका मानना है कि पूंजीवाद की वृद्धि के साथ साथ उसकी वृद्धि के अनुरूप ही सर्वहारा वर्ग के सदस्यों की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती है, क्योंकि पूंजीपतियों एवं वंचित व्यक्तियों की श्रेणियों के बीच स्थित व्यक्तियों में अधिकांश व्यक्ति पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा वंचितों की श्रेणी में ढकेल दिए जाते हैं। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति तो कम होते हैं, लेकिन वंचित अर्थात सर्वहारा वर्गों व्यक्तियों की श्रेणी अर्थात उनकी संख्याओं में अधिकतर वृद्धि होती रहेगी। पूंजीपतियों द्वारा वंचितों के लिए अनवरत एवं अमानवीय शोषण के क्रम में एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब दोनों वर्गों का चरम संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात दोनों वर्गों में संघर्ष, अगर शोषण वर्ग इतना शोषित हो जाएगा कि इसमें वर्ग चेतना आएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें संघर्ष आरंभ हो जाता है। मार्क्स के अनुसार इस संघर्ष का निर्णायक जीत अंततः सर्वहारा वर्ग की होती है और पूंजीवादी व्यवस्था का अंत अर्थात पराभव हो जाता है अर्थात अंत हो जाता है। तो ऐसी व्याख्या में उन्होंने कहा पूंजीवाद का अंत होगा, जिससे समाज के बाद आएगा। वर्ग संघर्ष के अंतर्गत सर्वहारा वर्ग उत्पादन के संसाधनों पर अपना प्रभुत्व जमा लेगा और जिससे समता आएगी और समाजवाद आएगा और ऐसे पूंजीवाद की समाप्ति होगी। पूंजीवादी व्यवस्था का अंत के पश्चात एक नई व्यवस्था के रूप में साम्यवादी व्यवस्था का निर्माण होगा, जिसमें संपत्ति व्यक्ति के स्वामित्व से निकलकर राज्य के नियंत्रण में आ जाती है तथा संसाधनों और अवसरों पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार होगा। तो साम्यवाद समाजवाद की बात करते हुए मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद की समाप्ति पर राज्य का नियंत्रण होगा अर्थात राज्य जो कि जनता के द्वारा चुना जाएगा, जिसपे प्रत्येक नागरिक का संसाधनों पर अधिकार हो जाएगा। इसकी आलोचना करते हुए मार्क्सवाद की आलोचकों ने मार्क्स की स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणाओं की अस्वीकृत किया है और कहा है कि वर्ग के निर्माण हेतु अनिवार्य रूप से वर्ग विशेष के सदस्यों में वर्ग चेतना का होना आवश्यक है। तो इन दोनों स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणाओं को अस्वीकृत करते हुए कहा है कि वर्ग के निर्माण हेतु अनिवार्य रूप से वर्ग के विशेष सदस्यों में वर्ग चेतना का होना आवश्यक है। चूंकि चेतना दो स्वरूप स्तर नहीं हो सकते, इसलिए मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा स्वयं में वर्ग तथा स्वयं के लिए वर्ग जैसे बिंदुओं को अस्पष्ट प्रतीत होती है। तो आलोचकों का यह मानना है कि स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग जैसी दो प्रकार की चेतनाओं का न होना चेतनाओं की अस्पष्टता व्याख्या दर्शाती है। वर्ग चेतना के लिए केवल एक चेतना आवश्यक है जो कि प्रत्येक सदस्यों में समान रूप से होनी चाहिए, जिससे वर्ग चेतना आएगी। कार्ल मार्क्स ने समाज की प्रायः प्रत्येक अवस्था में अनिवार्य परस्पर दो विपरीत अर्थात विरोधी वर्गों की बात कही है। उन्होंने कहा संपत्ति का स्वामी तथा वंचित वर्ग के रूप में विद्यमान रहने की बात कही है, परंतु यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रायः प्रत्येक समाज में इन वर्गों के अलावा कई अन्य उल्लेखनीय वर्ग रहे हैं अर्थात मिडिल क्लास की बात नहीं की गई है। जैसे कि वर्तमान युग में मिडिल क्लास तथा अन्य युगों में जैसे नौकरशाही वर्ग और राजशाही वर्ग में बीच में जो कि मंत्री आदि के तबकों की बात होती है, इनकी बात कार्ल मार्क्स नहीं करते हैं।
अर्थात व्यापारी वर्गों की बात भी इन्होंने बीच में काटी है। इन्होंने सिर्फ शासक और शोषित वर्ग की बात कही है, जो कि उचित नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में मार्क्स द्वारा प्रस्तुत समाज की व्याख्या अवैज्ञानिक तथा अपूर्ण प्रतीत होती है। अगला आलोचक तीसरा, इस प्रकार ऐतिहासिक व्याख्या में कार्ल मार्क्स का यह कहना है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यह भी एक अतार्किक अव्यवहारिक युक्ति प्रतीत होती है, क्योंकि मानव समाज के इतिहास में लंबी अवधि तक संघर्षहीन रहे समाजों का भी अस्तित्व रहा है। आलोचक इस बात की बात करते हैं कि अब तक के इतिहास में लंबी अवधि तक कोई भी संघर्षहीन समाजों की भी अस्तित्व रही है, जो कि मार्क्स के इस तथ्य को झुठलाता है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल हम देखेंगे ऐतिहासिक एवं द्वंद्ववाद, भौतिकवाद तथा सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत व विकास के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।